नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसआई में स्वागत है। ये 70 बीपीएससी मेंस और बीपीएससी मेंस रिवीजन सीरीज का 12वां वीडियो होगा, 12th वीडियो होगा। इससे पहले 11 वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। कल मैंने आप लोगों को भारत और अमेरिका का करवा दिया था और उससे पहले के चारों टॉपिक हम लोगों ने कल कर लिए थे। आज बाकी टॉपिक को कंप्लीट करना है, देखते हैं कहाँ तक जाता है। ज़्यादा लोड लेकर के नहीं करना है, जितना तक जाएगा सही से रिवीजन होगा उतना ही करना है। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। मेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं, बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहना है। बिल्कुल एक रत्ती टेंशन नहीं लेना है भाई। किस बात का टेंशन, एंजाइटी टेंशन इन सब से दूर रहना है। जो आपने पढ़ा है पेपर उसी से आएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहेंगे, बिल्कुल अपना हिम्मत ज़्यादा रखेंगे तो एग्ज़ाम में दिक्कत कम होगा। घबरा जाएंगे, डर जाएंगे तो फिर दिक्कत ज़्यादा होगा, ठीक ना। ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज का क्या है, तो क्वाड और भारत आज की चुनौती और भविष्य है। क्यों चर्चा में है, क्योंकि अमेरिका जो है वो ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान सभी के ऊपर में टैरिफ लगा रहा है। ये सारे के सारे क्वाड के मेंबर हैं, इसके कारण से चर्चा में है। ब्रिक्स क्यों चर्चा में, तो ब्रिक्स से अमेरिका को ज़्यादा खुन्नस है भाई। क्यों? क्योंकि ब्रिक्स डी डॉलराइजेशन की चर्चा कर रहा है कि डी डॉलराइजेशन हो जाए दुनिया का, डॉलर के अलावा भी व्यापार होना चाहिए। इसे लेके करके देखते चलेंगे हम लोग। आप कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपको संपूर्ण लाभ प्राप्त हो। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है, क्वाड और भारत आज की चुनौती और भविष्य। क्वाड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये इसका फुल फॉर्म है। जब भी पूछा जाए तो कृपया फुल फॉर्म को मेंशन जरूर करें। इसे भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक अनौपचारिक रणनीतिक गठबंधन है जो जिसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, जो अनौपचारिक तौर पर बैठक होता है और नीति हम एक बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं कि हम चारों देशों को जो समान मूल्यों को साझा करते हैं, शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कॉमन वैल्यूज हैं जिनके, कॉमन वैल्यूज कौन कौन से, एक कॉमन वैल्यूज है हमारे कि हम सभी के सभी लोकतांत्रिक देश हैं, सभी जगहों पर डेमोक्रेसी है। दूसरा ये है कि फ्री स्पीच, फ्री मीडिया को हम सपोर्ट करते हैं। तीसरा ये है कि चीन के साथ हम सभी देशों के कोई न कोई चुनौती संबंध में बना हुआ है, इसलिए चारों देश नज़दीक आए। इन्होंने क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक मंच कायम किया जिस पर बैठ के बस बातचीत करते हैं और कुछ पॉलिसी मेकिंग में दिशा प्रदान करते हैं कि हमें किस दिशा में काम करना चाहिए, जिसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मुक्त, खुला और समावेशी नियम आधारित व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। इंडो पैसिफिक एरिया में ये क्वाड का उद्देश्य है। कृपया शब्दों को उपयोग करें एग्जाम में। 2007 में जापान के तात्कालिक प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पहल पर शुरू हुआ था। 2017 में इसको फिर से रीबिल्ड किया गया। उसके पश्चात से क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, वैश्विक चुनौती जैसे जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद से निपटने का सबसे महत्वपूर्ण मंच ये धीरे धीरे करके अब बनता जा रहा है। लेकिन हाल फिलहाल के दौर में ये जो क्वाड है ये कमज़ोर भी हुआ है क्योंकि अमेरिका ने एक तरफा टैरिफ की घोषणा कर दी है क्वाड के बाकी देशों पर। क्वाड में भारत की भूमिका क्या है, तो देखिए भारत क्वाड का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। अगर अमेरिका चीन को काउंटर करना चाहता है तो उसको भारत के साथ क्वाड में सही तरीके से भूमिका अदा करना पड़ेगा, क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश है दुनिया का जो चीन को टक्कर दे सकता है। हमारी आबादी भी बहुत अच्छी है, इकोनॉमिक रफ्तार भी है, अपने पास मैन पावर भी है, अपने पास संसाधन भी है, हर चीज़ है जिसके मामले में हम चीन को टक्कर दे सकते हैं। इसीलिए अमेरिका ने क्वाड जैसे बॉडी बनाए हैं। भारत क्वाड का एक महत्वपूर्ण सदस्य है जो अपनी भौगोलिक स्थिति इंडो पैसिफिक एरिया में हम आते हैं और 7000 किलोमीटर से अधिक लंबी हमारे पास समुद्री सीमा है। बढ़ती आर्थिक शक्ति, दुनिया के 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति है। रणनीतिक स्वायत्तता, हम किसी से पूछ करके विदेश नीति नहीं बनाते हैं। स्ट्रेटजिक पॉलिसी हम किसी से पूछ करके नहीं बनाते हैं। हमारा रणनीतिक स्वायत्तता है, विदेश नीति हमारी आज़ाद है, फॉरेन पॉलिसी हमारी बिल्कुल आज़ाद है और शुरुआत से ही रहा है। यहाँ पर एक कोट्स आपको बता देता हूँ, एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। आज़ाद भारत का राजनीति, आधुनिक विश्व की राजनीति है। ट्वेल्थ पॉलिटी एनसीईआरटी, हाँ 12th ही है, 12th में।
तो वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा कि नेहरू जी ने कहा था कि सॉवरेनिटी का मतलब ही होता है, संप्रभुता का मतलब ही होता है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। बाकी तो जो कुछ भी है फॉरेन पॉलिसी के अलावा सरकार के हाथों में, वो सब तो इंटरनल पॉलिटिक्स है, वो तो सभी देशों के पास आज़ाद होते हैं। किसी देश के पास से एक बार अगर आज़ाद फॉरेन पॉलिसी चला जाता है तो उस देश की संप्रभुता चली जाती, सॉवरेनिटी चली जाती है। तो हमारी जो आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है उसके कारण से भी हमारा बहुत बड़ा योगदान है क्वाड में। सामरिक स्थिति हमारे बहुत सारे द्वीप हैं, ये भारत देश है, ये पूरा इंडो पैसिफिक का इलाका है। यहाँ पर हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं, यहाँ पर लक्षद्वीप है, सेशल्स मॉरिशस के साथ भी हमारे अच्छे संबंध हैं। हमने सिंगापुर के साथ भी नेवी के जहाज़ को लेकर के डॉक करने को लेकर समझौता किया हुआ है। तो यानी कि हमारी रणनीतिक महत्व तो है यहाँ पर, और हमारी नेवी जो है वो इस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली नेवी है। सुरक्षा सहयोग, भारत मालाबार नौसैनिक अभ्यास, जापान अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। आर्थिक सहयोग, इन जितने बड़े ब्लॉक हैं क्वाड, इसमें अमेरिका के बाद अगर कोई बड़ी इकॉनमी है तो जापान की है, फिर ऑस्ट्रेलिया की है। लेकिन जापान बूढ़ा होता हुआ इकॉनमी है, भारत यंग इकॉनमी है जिसके पास अभी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। जबकि जापान जो है वो पीक पर पहुंच चुका है, धीरे धीरे करके उसकी अर्थव्यवस्था डिक्लाइन होगी क्योंकि उसके पास मैन पावर ही नहीं है। अगला देखिए क्या है, भारत ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में चीन प्लस वन रणनीति को समर्थन भी दे रहा है। सॉफ्ट पावर भी हमारा यानी कि इन्फ्लुएंस है हमारा इंडो पैसिफिक एरिया में। जितने अपने आस पड़ोस में देश हैं सब हमारे कल्चर से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं और उन सभी देशों में भारत का इन्फ्लुएंस है, हमारा प्रभाव है। वैश्विक नेतृत्व, भारत ने क्वाड के तहत वैक्सीन डिप्लोमेसी, 2021 में कोविड वैक्सीन आपूर्ति, सौर ऊर्जा ISA और आपदा प्रबंधन में भी योगदान दिया है। ये क्या था कि भाई भारत की भूमिका क्या है क्वाड में। वर्तमान स्थिति क्या है, 2017 के पश्चात से नियमित क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। 2024 में डेलावेयर अमेरिका में आयोजित शिखर सम्मेलन में समुद्री सुरक्षा, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी पर जोर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप जिस दिन राष्ट्रपति बने हैं, जनवरी में जिस दिन उन्होंने शपथ लिया है, ओथ लिया है, उसके अगला जो पहला बैठक हुआ है, ठीक शपथ लेने के पश्चात जो पहला बैठक हुआ है वो क्वाड का ही बैठक हुआ है, जिसमें उन्होंने बातचीत की है कि हमें किस प्रकार से आगे बातचीत करना चाहिए, किस दिशा में बढ़ना चाहिए। वो चाह रहे हैं कि हम इस संगठन को एक सैन्य संगठन बना दें, सैन्य संगठन बना दें कि एक सैन्य संगठन के तौर पर काम करे, जबकि हमने इसको सैन्य संगठन नहीं बनने देना है। हम इसको एक सिविल संगठन ही रखना चाहते हैं जहां पर आर्थिक राजनीतिक चीज़ें हों, सप्लाई चेन की बात हो, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सुरक्षा की बात हो, न कि केवल सैन्य साजो सामान की वार्तालाप हो। ओके, सहयोग के क्षेत्र कौन कौन से हैं गुरु, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्वाड ने इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, यानी कि इतना बड़ा संगठन बनाया, और संगठन बना के करेंगे क्या, तो मछली पकड़ने का निगरानी करेंगे हम लोग। ठीक है, मछली पकड़ना और समुद्री खतरे पर निगरानी रखता है। दरअसल में ये दिखावे वाले दांत होती हैं, हाथी के दांत दो होते हैं, खाने वाले दांत कुछ और होते, दिखावे के दांत कुछ और होते हैं। मछली पकड़ने के नाम पर हम सर्विलांस सिस्टम स्थापित करेंगे इंडो पैसिफिक एरिया में। ठीक है, तो समुद्री खतरा पर निगरानी रखेंगे, अवैध मछली पकड़ने को रोकेंगे। दरअसल में इंडो पैसिफिक एरिया में चीन की भूमिका बढ़ती जा रही है, वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, तो उस पर कैसे निगरानी रखा जाए, तो यही सब अलग अलग तरीके हैं उसके लिए। सेमीकंडक्टर, 5G और AI में सहयोग, जलवायु परिवर्तन, हरित ऊर्जा और आपदा प्रबंधन में पहल, कोविड-19 के बाद वैक्सीन उत्पादन और वितरण में सहयोग। संयुक्त बयान, क्वाड नेताओं ने दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता की आलोचना की है और नियम आधारित व्यवस्था पर में जोर दिया है। चीन ने क्या किया, चीन ने 9 डैश लाइन बनाया है, बिल्कुल सही सुन रहे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे ही है भाई, इसी को 9 डैश लाइन कहा जाता है। पूछा गया है उत्तराखंड पीसीएस में 2023 में उन्होंने पूछा है कि 9 डैश लाइन हाल ही में चर्चा में रहा है, क्या है बताइए। तो दक्षिण चीन सागर, चीन जैसे देश है तो दक्षिण चीन सागर में उसने 9 डैश लाइन ऐसे खींच दिए हैं, सही में तो नहीं खींचे हैं लेकिन उसने अपने मैप पर खींचा, बोला कि ये पूरा दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी, ये हमारा है। आज से पूछा लोगों ने कैसे आपका है, तो हम बोल रहे हैं इसीलिए हमारा है। इसी प्रकार का
रणनीति, इसको क्या बोलते हैं कि वैश्विक कानूनों का आप उल्लंघन कर रहे हैं। जबकि वैश्विक कानून के तहत ये जो दक्षिण चीन सागर है, ये तो दक्षिण चीन सागर के आस पड़ोस में जितने देश हैं उन सभी का होना चाहिए। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि नियम आधारित व्यवस्था पर जोर दिया जाए, कि ऐसा नहीं हो कि दक्षिण चीन सागर आप ही का होगा, हमारा भी होगा, सबका होगा, जो उस देश के जो उसके किनारे देश हैं उनका भी होगा। इसी को 9 डैश लाइन कहा जाता है। और इसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं कि नियम आधारित व्यवस्था पर मैं जोर दो। आपका 9 डैश लाइन आप अपने घर में रखिए। दक्षिण चीन सागर तो वियतनाम का भी है, मलेशिया का भी है, इंडोनेशिया का भी है। भारत की मेजबानी, भारत ने 2023 में क्वाड विदेश मंत्रियों बैठक 2024 में एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसने भारत का नेतृत्वकारी भूमिका को रेखांकित किया है। आज की चुनौती क्या है? आज की चुनौती ये है कि चीन ने इसको और रूस ने इसको एशियन नाटो कहा है। बोला है कि भारत जो है वो एशियन नाटो का सदस्य बन रहा है। क्वाड रूस की आंखों में भी चुभ रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्वाड के बहाने अमेरिका अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है, जबकि भारत सोच रहा है कि केवल इसको चीन का काउंटर करने के लिए बनाया गया है, जबकि अमेरिका इसको चीन और रूस दोनों का काउंटर बनाना चाहता है। इसके कारण से भारत के लिए कंसर्न का विषय बन गया है कि उसका सबसे विश्वसनीय जो पार्टनर है वो इस चीज़ पर शक की निगाह से देख रहा है। क्वाड एक अनौपचारिक मंच है, न कि औपचारिक सैन्य गठबंधन जैसे नाटो। अनौपचारिक है, कुछ लिखित नहीं है, हेडक्वार्टर नहीं है, कोई चीज़ तय नहीं है, कोई नियम आधारित व्यवस्था हमने लिखित रूप से नहीं बनाया है, सब हम केवल बातचीत करते हैं। ये दक्षिण चीन सागर भारत चीन सीमा पर तनाव जैसे मुद्दों पर ठोस सैन्य कार्रवाई की क्षमता को सीमित करता है। 2020 के गलवान संघर्ष में क्वाड ने भारत को केवल कूटनीतिक समर्थन दिया, सैन्य सहायता नहीं दिया था। चीन की आक्रामकता के खिलाफ क्वाड की विश्वसनीयता पर सवाल। भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्ता बनाए रखते हुए क्वाड में सैन्य सहयोग को गहरा करना होगा। कि ये यहाँ पर लिखा जरूर गया है कि हम चाहते हैं कि सैन्य सहयोग गहरा हो, लेकिन हम केवल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र तक ही चाहते हैं। ऐसा नहीं चाहते हैं कि अमेरिका पर अटैक हो तो भारत के सैनिक लड़ने चले जाएं और भारत पर अटैक हो तो अमेरिका के सैनिक लड़ने आए। ऐसा हम नहीं चाहते। हम बस चाहते हैं कि सैन्य जो हथियार होते हैं उनका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, AI के क्षेत्र में काम करें, 5G के क्षेत्र में काम करें, समुद्र में सर्विलांस को बढ़ाएं। तो इस प्रकार से हम काम जरूर करना चाहते हैं। सदस्य देशों की प्राथमिकताओं में अंतर है। अमेरिका और जापान दक्षिण चीन सागर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। भारत हिंद महासागर और LAC पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक और समुद्री मुद्दों पर जोर देता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी चीन पर बहुत ज़्यादा निर्भर है और एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है ऑस्ट्रेलिया की, तो बहुत सारे सामान वो चीन को एक्सपोर्ट करता है। तो क्वाड को एक दबाव मंच के तौर पर उपयोग करना चाहता है, जिसका उपयोग करके वो चीन के साथ अच्छे इकोनॉमिक रिलेशन कायम कर सके, दबाव बना करके। तो सबके अलग अलग क्या हैं, तो अलग अलग उद्देश्य हैं इसके साथ में। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध पर तटस्थ रुख रखा, जबकि अन्य क्वाड देश रूस पर प्रतिबंध के पक्ष में हैं। नीतिगत समन्वय में कमी और संयुक्त कार्रवाई में देरी। भारत को क्वाड में साझा लक्ष्यों पर सहमति बनाने में नेतृत्व करना होगा कि हम साझा लक्ष्यों पर सहमति बना सकें। एक ही लक्ष्य हो हमारा, लेकिन एक ही लक्ष्य यहाँ पर बन नहीं पा रहा है। चीन का विरोध और क्षेत्रीय तटस्थता। क्वाड को अक्सर चीन विरोधी गठबंधन के रूप में देखा जाता है, जिसके कारण आसियान जैसे जो देश हैं वो इसमें शामिल नहीं हो पाते हैं। इंडोनेशिया इसमें शामिल नहीं हो पाता है, मलेशिया इसमें शामिल नहीं हो पाता है। इसी कारण उन्हें लगता है कि इस संगठन में अगर हम शामिल होंगे तो हम चीन विरोधी जो संगठन है उसके सदस्य माने जाएंगे, इसलिए वो इसमें शामिल होने से बचते हैं। प्रभाव। क्वाड का क्षेत्रीय स्वीकार्यता और प्रभाव सीमित होता है। भारत को आसियान और अन्य देशों को क्वाड के साथ जोड़ने के लिए सॉफ्ट पावर कूटनीति का उपयोग करना चाहिए कि आप सभी जुड़ें। जैसे बांग्लादेश क्वाड से जुड़ने वाला था, लेकिन बांग्लादेश तो अभी बांग्लादेश हो गया है। कितनी बार मैंने उसकी कहानी सुनाई है आपको। आर्थिक सहयोग की कमी है। क्वाड मुख्य रूप से सुरक्षा पर केंद्रित है, जबकि आर्थिक सहयोग जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या सप्लाई चेन का एकीकरण करने, इन सब मुद्दों पर बातचीत नहीं होता है। उसके अलावा RCEP जिससे भारत शामिल नहीं हुआ है, CPTPP जैसे क्षेत्रीय व्यापार समझौता में क्वाड का कोई जवाब ही नहीं है। जहां पर चीन जो है वो BRI जैसे प्रोजेक्ट के माध्यम से अपना प्रभाव क्षेत्र विस्तारित कर रहा है इंडो पैसिफिक एरिया में, वहां पर क्वाड के पास इस तरह के प्रोजेक्ट को काउंटर करने का कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। भारत की रणनीतिक स्वायत्ता। भारत की गुटनिरपेक्ष रूस ईरान जैसे देशों के साथ संबंध। क्वाड के अन्य सदस्य विशेष रूप से अमेरिका की अपेक्षाओं से टकराते हैं। अमेरिका हमें बोलता है कि ईरान के साथ संबंध मत रखो, रूस के साथ मत रखो, लेकिन हम तो रखेंगे। तो भारत की रणनीतिक स्वायत्ता भी एक बड़ी चुनौती इसमें बनकर आ जाती है। क्षेत्रीय वैश्विक चुनौती समस्या जैसे जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, अवैध मछली पकड़ने जैसे मुद्दे इसमें एक चुनौती के रूप में आते हैं।
दक्षिण प्रशांत क्षेत्र जलवायु सहायता के लिए चीन की ओर देख रहा है, क्योंकि क्वाड की पहल काफ़ी सीमित है। जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्र में क्वाड अभी तक काम नहीं करता है। भविष्य की रणनीति क्या हो सकती है? तो सुरक्षा सहयोग को और भी ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं। मालाबार जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यासों को और विस्तारित कर सकते हैं। समुद्री खुफिया साझेदारी और IPMDA को मजबूत कर सकते हैं कि हम आपस में समुद्री स्तर पर कोई इंटेलिजेंस गैदर करते हैं तो उसको आपस में शेयर भी करें, जिससे सभी के लिए सहायक हो। वो हिंद महासागर दक्षिण चीन सागर में संयुक्त गश्त पर विचार कर सकते हैं कि ज्वाइंट रूप से गश्ती दल तैयार किया जाए, क्वाड का गश्ती दल जो जाए और इन क्षेत्रों में गश्ती लगा करके चीन का जो पहल है, चीन का जो आक्रामकता है, उसका काउंटर कर सके। भारत की भूमिका, भारत को अपनी नौसैनिक क्षमता बढ़ानी होगी। अंडमान निकोबार को रणनीतिक केंद्र बनाना होगा और निकोबार आइलैंड को हम लोग रणनीतिक केंद्र के रूप में विकसित भी कर रहे हैं। आर्थिक एकीकरण, क्वाड देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता है, आपूर्ति श्रृंखला समझौता शुरू करना चाहिए। मुक्त व्यापार समझौता तो नहीं है, लेकिन बायलैटरल ट्रेड डील को हम लोग साइन कर रहे हैं। किसके साथ में? तो अमेरिका के साथ में कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ में हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। जापान के साथ अभी हमने ट्रेड डील साइन नहीं किया है, हालांकि जापान के साथ हमारे काफ़ी अच्छे संबंध हैं। सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ मिनरल्स में संयुक्त उत्पादन कर सकते हैं, जिससे अमेरिका और भारत जैसे देशों का जो चीन पर निर्भरता बना हुआ है रेयर अर्थ मेटल को लेकर के, आज का सुबह में वीडियो मैंने पढ़ाया है ये, तो वो निर्भरता हम लोग कम कर सकें कुछ हद तक। क्षेत्रीय स्वीकार्यता को बढ़ा सकते हैं, इसमें और भी देशों को जोड़ सकते हैं और किसी देश का विरोधी मंच का जो इसका छवि है उसको तोड़ते हुए सहयोगी देशों को एक करने के मंच के रूप में देखना चाहिए कि भाई हम किसी के विरोध में नहीं इकट्ठे हो रहे हैं, हम आपस में सहयोग डेवलप कर रहे हैं, हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम आपस में मित्रता को बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से इसको प्रमोट करना पड़ेगा हमें। गैर सैन्य क्षेत्र में भी सहयोग, जैसे जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, वैश्विक स्वास्थ्य जैसी चीज़ों को लेकर भी सहयोग स्थापित कर सकते हैं। स्पेस के सेक्टर में भी काम कर सकते हैं और भारत ने किया भी है स्पेस के सेक्टर में, इस क्षेत्र में समझौता। रणनीतिक क्वाड देशों के बीच नियमित खुफिया और नीतिगत साझेदारी के लिए एक चैनल स्थापित होना चाहिए, जिससे हम क्या कर सकें? तो सुरक्षा सहयोग को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकें। सॉफ्ट पावर और जन संपर्क यानी कि पीपुल टू पीपुल कनेक्टिविटी और सॉफ्ट पावर का हमें सहारा लेना चाहिए, जिससे क्या हो भाई? जिससे ये हो कि क्वाड जो है ये एक तरह से मल्टीलेटरल डायलॉग का फोरम बन जाए। ये ना रहे कि भाई एक ही क्षेत्र में हम केवल सुरक्षा के लिए बातचीत कर रहे हैं, बल्कि इकोनॉमिक, कल्चरल, टेक्नोलॉजी हर दृष्टिकोण से ये देश जो हैं वो आपस में मिल करके काम करें। इसी को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को एंड करते हैं। क्वाड मैंने आपको पढ़ा दिया है। वर्तमान चुनौती, क्या क्या पढ़ा क्वाड में, एक बार रिवाइज करते हैं। क्वाड क्या है, कब बनाया गया, वर्तमान भारत का उसमें महत्व क्या है, भारत का महत्व क्या है, वर्तमान चुनौती क्या है, आगे की राह क्या है, हमें क्या करना चाहिए इन चुनौतियों से लड़ने के लिए, ये सारा कुछ हमने उसमें पढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, ब्रिक्स है। ब्रिक्स एक मंच है, राजनीतिक मंच है, जिसमें पहले ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ही हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में और भी कई सारे 10 सदस्य देश जैसे मिस्र, इथियोपिया, ईरान, UAE, इंडोनेशिया, ये सब शामिल हो गए हैं। तो विश्व अब दुनिया के GDP का लगभग में 41% आबादी और 24% GDP का प्रतिनिधित्व करता है। 41% पॉपुलेशन और दुनिया के 24% GDP का प्रतिनिधित्व ब्रिक्स के 10 देश मिलकर के करते हैं। ब्रिक्स एक उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है और जियोपॉलिटिकल मंच है। प्रभाव बढ़ाने के 2009 में औपचारिक रूप से गठित किया गया। 2009 में फॉर्मल तरीके से इसको गठित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक शासन में सुधार, दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना, पश्चिमी प्रभुत्व वाली संस्थाएं जैसे IMF, विश्व बैंक, इनका विकल्प प्रदान करना। ये पश्चिमी प्रभुत्व वाली हैं, दरअसल अमेरिका के प्रभुत्व वाली हैं। अगर अमेरिका नहीं चाहता है तो IMF से किसी को लोन नहीं मिल सकता है, अमेरिका नहीं चाहेगा तो विश्व बैंक से आपको सहयोग नहीं मिल पाएगा। 2024 में ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता का विस्तार किया है और बहुत सारे देशों को ऐड किया, जिनका मैंने नाम पहले ही बताया आपको। ब्रिक्स का 16वां बैठक जो हुआ है वो अक्टूबर 2024 में कजान में आयोजित हुआ था और इस वर्ष भी उसी कजान समिट को एक्सपेंड करते हुए इसी वर्ष उसका आयोजित किया गया है। ज़रा इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि क्या है कजान में, क्या बातचीत हुई है, क्या इसके मायने हैं और क्या इसका भविष्य है। तो नवीनतम ब्रिक्स जो है 16वां शिखर सम्मेलन कजान 2024 लिखा हुआ है, लेकिन हुआ है हाल फिलहाल में ही।
विस्तार व नए सदस्य मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। अब ये फुल टाइम मेंबर हैं। कौन कौन? तो मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया। सऊदी अरब ने अभी तक औपचारिक सदस्यता स्वीकार नहीं किया है। सऊदी अरब को इनवाइट किया गया है और माना जा रहा है कि वो सदस्यता ले भी लेगा, लेकिन सऊदी अरब जो है वो अमेरिका का बदौलत है। अमेरिका उसको जो इशारे करता है वही वो काम करता है। सऊदी अरब चूँकि वहाँ पर राजतंत्र है और अमेरिका के सपोर्ट के बिना वो राजतंत्र चल नहीं पाएगा, तो इसके कारण से सऊदी अरब जो है वो अमेरिका को नाराज़ नहीं कर सकता ब्रिक्स में शामिल होकर के। खैर देखिए, आने वाले समय में शायद शामिल हो जाए। 13 देश जैसे अल्जीरिया, बेलारूस, क्यूबा, इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की, वियतनाम को पार्टनर देशों का भी दर्जा दिया गया। ये सभी देश पार्टनर देश के तौर पर काम करते हैं। ब्रिक्स पे BRICS और ब्रिक्स पे जो है ये बनाया गया है स्विफ्ट की जगह पर। याद कीजिए, जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था तो रूस को ग्लोबल पेमेंट सिस्टम, जिसको स्विफ्ट नाम है, उससे बाहर कर दिया गया था। तो वर्तमान में ये जो स्विफ्ट है इसकी जगह पर ब्रिक्स पे नामक प्रणाली बनाया गया है। एक क्रॉस बॉर्डर भुगतान प्रणाली शुरू किया गया है। जैसे अगर आपको किसी के बैंक अकाउंट में पैसा भेजना होता तो आप क्या मांगते हैं? अभी तो UPI हो जाता है। अगर उससे पहले था तो क्या कि बैंक का अकाउंट नंबर दे दो और IFSC कोड दे दो। तो उसी प्रकार से अगर दुनिया के किसी देश को किसी दूसरे देश से पैसा भेजना है तो स्विफ्ट कोड का उपयोग होता था, जिसकी जगह पर ब्रिक्स पे लाया गया है ताकि पश्चिमी प्रभुत्व जो है स्विफ्ट पे उसको तोड़ा जा सके। NDB स्थापित किया गया। जिस प्रकार से वर्ल्ड बैंक है उसी प्रकार से पैरेलल NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक स्थापित किया गया, जिसका काम क्या होगा? तो वित्त पोषण को बढ़ावा देना और विकास से जुड़े हुए परियोजनाओं को वित्त पोषित करना, फंडिंग करना, ये बनाया गया है। ब्रिक्स अनाज विनिमय ग्रेन एक्सचेंज बनाया गया। खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कृषि व्यापार मंचों की स्थापना के लिए अनाज विनिमय के लिए एक मंच तैयार किया गया है। वैश्विक शासन सुधार, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार की मांग, जिसे भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका का स्थायी सदस्य का समर्थन करता है। वैश्विक दक्षिण की आवाज़, ये ग्लोबल साउथ जो है, ग्लोबल साउथ का तात्पर्य क्या होता है बंधुओं? तो ग्लोबल साउथ का मतलब होता है दुनिया के विकासशील देश, जो सामान्य तौर पर ऐसा मान लिया जाता है कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दक्षिणी गोलार्ध में होते हुए भी विकसित देश हैं और वो ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं माने जाते थे। ग्लोबल साउथ मान के चलिएगा कि जो विकासशील देश हैं वो सभी के सभी ग्लोबल साउथ के हिस्सा माने जाते हैं। तो वैश्विक दक्षिण का भी आवाज़ है, ये ग्लोबल साउथ का भी आवाज़ है, क्योंकि सारे विकासशील देश ही हैं इसमें। सुरक्षा और आतंकवाद, भारत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक संधि CCIT को समर्थन, साइबर सुरक्षा पर भी काम करता है, और दोनों देशों के जो बड़े बड़े देश हैं जैसे भारत और रूस के बीच में संबंधों को प्रगाढ़ करने में भी काम आता है। भारत और चीन के बीच में भी संबंधों को प्रगाढ़ करने में काम आता है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने, शी जिनपिंग ने 2020 में गलवान संघर्ष के बाद पहली औपचारिक बैठक की थी, जिसमें LAC पर सैन्य तनाव कम करने को लेकर समझौता हुआ था कि LAC पर हम सैन्य तनाव को कम कर लेते हैं, इसको लेकर भी समझौता हुआ। वो ब्रिक्स की बैठक से ठीक पहले मोदी जी और शी जिनपिंग के बीच बैठक हुई और ये फैसला लिया गया कि हम लोग यहाँ पर तनाव को कम करेंगे। अब इसमें ईरान शामिल हो गया है, तो भारत ईरान चाबहार बंदरगाह, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर और अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि अफगानिस्तान से सारे ही देश जुड़े हुए हैं। भारत जुड़ा हुआ है, चीन जुड़ा हुआ है, रूस जुड़ा हुआ है और ईरान भी जुड़ा हुआ है, तो इसलिए अब इस पर भी चर्चा हो सकती है। कजान घोषणा पक्ष क्या है? बहुपक्षीयता, यानी कि मल्टीलैटरल होना चाहिए। स्थानीय मुद्रा में व्यापार, बिना डॉलर के व्यापार करो, डॉलर का कोई धमकी दे तो बिना डॉलर के व्यापार करो। डिजिटल स्वास्थ्य और पारंपरिक चिकित्सा सहयोग पर जोर। फिलिस्तीन के 2 राष्ट्र सिद्धांत, जो इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष चल रहा है तो उसको लेकर हमने बोला कि हम 2 नेशन थ्योरी को मानते हैं। हम इजराइल को भी अलग अलग देश मानते हैं और फिलिस्तीन को भी अलग देश मानते हैं, और उसको भी बढ़ावा देने की इसमें बातचीत की गई है। ब्रिक्स की वैश्विक उपस्थिति बढ़ी है। अभी मैंने अब आपको उपलब्धि पढ़ा रहा हूँ कि ब्रिक्स की उपलब्धि क्या रही है, जिसमें 36 नेता शामिल हुए हैं, बहुत सारे देश भी इसमें जुड़े हैं, तो यानी कि कहीं न कहीं इसका उपलब्धि बढ़ा है। वैश्विक स्तर पर इसका प्रेजेंस और इन्फ्लुएंस दोनों ही बढ़ा है। आज की चुनौतियां क्या हैं?
तो सदस्यों के बीच वैचारिक और भू राजनीतिक मतभेद है। जैसे भारत और चीन के बीच में मतभेद है, और मिस्र इथियोपिया के बीच में मतभेद है, सऊदी अरब ईरान के बीच मतभेद है। सऊदी अरब तो भी इसमें शामिल नहीं हुआ है, लेकिन होगा तो मतभेद है। उसके अलावा और किसके बीच में है, तो चीन और रूस के बीच में भी मतभेद देखा जाता है कई सारे जगहों पर। तो ये मतभेद जो हैं ये कहीं न कहीं इसको खराब भी कर सकते हैं। भारत और ब्राज़ील ब्रिक्स को गैर पश्चिमी मंच के रूप में देखते हैं, जबकि रूस और ईरान इसे पश्चिम विरोधी के रूप में बढ़ावा देते हैं। भारत और ब्राज़ील बोलते हैं कि इसको किसी विरोधी मंच के रूप में मत बनाइए, जबकि रूस, चीन और ईरान जैसे देश हैं वो मानते हैं कि वेस्टर्न जो ब्लॉक है, तो वेस्टर्न ब्लॉक के खिलाफ इसको एक मंच बनाया जाए, इसको प्रमोट किया जाए। इस तरह से वो देखते हैं। आर्थिक असमानता और व्यापार की कमी। ब्रिक्स देश 18% वैश्विक व्यापार के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन अपने अंतर्गत केवल 2.5% तक का व्यापार ही करते हैं। मुख्य रूप से चीन के प्रभुत्व के कारण ऐसा हो पाता है। रूस और दक्षिण अफ्रीका आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं। भारत और चीन तेजी गति से बढ़ रहे हैं और दोनों ही ब्रिक्स के सदस्य हैं। सोचिए, दो देश रूस और दक्षिण अफ्रीका आर्थिक रूप से इकोनॉमिक स्लोडाउन को झेल रहे हैं, वहीं पर भारत और चीन जो है वो तेज़ी से इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं। ये जो डिस्पैरिटी है ये कहीं न कहीं संगठन को प्रभावित करता है। विस्तार से जटिलता, इसके विस्तार को हम बहुत ज़्यादा करते जा रहे हैं और किसी को भी हम ऐड कर रहे हैं। वेनेजुएला को पार्टनर बनाने पर ब्राज़ील ने आपत्ति जताई है। भाई, वेनेजुएला किस आधार पर आपने पार्टनर बनाया? तानाशाह वाले सारे देश हैं। ईरान में भी लोकतंत्र नहीं है, चीन में भी लोकतंत्र नहीं है, रूस में भी लोकतंत्र नहीं है, और आप किसको ऐड करो? सऊदी अरब को ऐड करने वाले, उसमें भी लोकतंत्र नहीं है। आप वेनेजुएला को ऐड करने की कोशिश करो, उसमें भी लोकतंत्र नहीं है। तो सारे अगर और लोकतांत्रिक देश आ जाएंगे तो भारत का फिर क्या होगा? एकमात्र लोकतांत्रिक देश बन के इसमें बैठा रहेगा। डॉलरीकरण की सीमाएं हैं। आप डॉलर को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, आप आपस से व्यापार कर लेंगे, लेकिन दुनिया अभी डॉलर को छोड़ने के स्थिति में नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। डॉलरीकरण की समस्या विद्यमान है। हम इतनी आसानी से डॉलर को नहीं छोड़ सकते हैं। पश्चिमी धारणा और प्रतिस्पर्धा। पश्चिमी देश ब्रिक्स को प्रायः पश्चिम विरोधी या प्रतीकात्मक मंच के रूप में देखते हैं, जिससे सहयोग सीमित होता है। स्वीडन, स्पेन, अमेरिका में ब्रिक्स के प्रति नकारात्मक धारणा है। जलवायु परिवर्तन, व्यापार जैसे क्षेत्रों में वैश्विक सहयोग अभी प्रभावित हुआ है इसके कारण से। संस्थागत भी कमजोरी है। कोई इसका हेडक्वार्टर नहीं है, कोई सचिवालय नहीं है, कोई भी समझौता बाध्यकारी नहीं होता है कि फोर्सफुली इसको लागू किया जाए, बस बातचीत होता है। एनबीडी का वित्त पोषण विश्व बैंक या एआईबी के तुलना में काफ़ी कम है। एशिया इंडस्ट्रियल जो बैंक है उसके तुलना में एनडीबी जो है उसका फंडिंग बहुत कम है। वर्ल्ड बैंक के फंडिंग की तुलना में तो बहुत ही कम है, यानी कि एनडीबी अभी हम वर्ल्ड बैंक या एआईआईबी जो है एशिया इन्वेस्टमेंट जो मंच है बैंक है उसके तुलना में बहुत ही कम है, अभी बहुत ही कम है, और इसमें अभी हम नहीं कर सकते हैं, विश्व बैंक से कंपेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। भविष्य की रणनीति क्या है? आर्थिक सहयोग को आपस में गहरा करें, आर्थिक सहयोग को बढ़ाएं, आपस में संस्थागत ढांचे का निर्माण करें। एक औपचारिक रूप से मंच होना चाहिए, उसके साथ हेडक्वार्टर होना चाहिए। नीतियां जो हों वो फोर्सफुली लागू किए जाएं, इस प्रकार से काम हो। वैश्विक शासन सुधार में हम लोग बातचीत करें। जैसे चीन जो है भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल नहीं होने देता है, एनएसजी में शामिल नहीं होने देता है, तो ये कहीं न कहीं दिखाता है कि भाई एक जगह तो आप एक होना चाहते हो, दूसरी जगह पर आप उसको कमज़ोर करना चाहते हैं। तो आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ में सुधार के लिए हमें एक मंच पर एक जैसे बात करना चाहिए और सहयोग प्रदान करना चाहिए एक दूसरे देशों को, तभी जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। सुरक्षा और आतंकवाद पर सहयोग। हम कई सारे देशों के आतंकवादियों को बोलते हैं इसको आतंकवादी घोषित करो यूएन में, तो चीन उसको काउंटर कर देता है कि नहीं, इसको आतंकवादी घोषित मत करो। ऐसे में कैसे ब्रिक्स के बीच में विश्वसनीयता बढ़ेगी? तो ये विश्वसनीयता बहाल करने के लिए परम आवश्यक है कि एक प्रकार के सोच के व्यक्ति हों, एक दिशा में हम लोग चलने का प्रयास करें। वैश्विक दक्षिण के साथ जुड़ाव कर सकते हैं, और भी विकासशील देश हैं उनको हम जोड़ सकते हैं। चीन के प्रभाव को भी संतुलित करना होगा, तभी जाके ये संगठन चल पाएगा। अगर एक ही व्यक्ति का सारा प्रभाव होगा तो ये संगठन सही प्रकार से नहीं काम कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। ब्रिक्स मैंने आपको पढ़ाया है, वर्तमान चुनौती बता दी है, महत्व बता दिया है, आगे की राह भी बता दी है कि क्या करना चाहिए। भारत और चीन संबंध, वर्तमान चुनौती और भविष्य की राह को जरा हम लोग पढ़ेंगे। भारत और चीन का संबंध जब भी पूछा जाए तो कृपया करके मैपिंग का उपयोग करें, क्योंकि पड़ोसी देश हैं, दोनों की सीमाएं लगती हैं। तो जब ऐसा सवाल पूछा जाता है सीमावर्ती देशों का, तो वहाँ पर आपको मैप बनाना चाहिए। हम दोनों के संबंध बहुत प्राचीन हैं, वेनसांग से लेकर के फाहियान तक बहुत प्राचीन है, लेकिन वर्तमान दौर में हमारे संबंध कोई उतने अच्छे नहीं रहे हैं। नेहरू जी ने संबंध अच्छा करने का प्रयास किया, लेकिन उनको बदले में धोखा ही मिला।
3,488 किलोमीटर लंबी सीमा है। SCO, ब्रिक्स, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, G20, ये सब ऐसे मंच हैं जहां पर हम साथ में काम करते हैं। बहुत स्तर हैं हमारे रिलेशन के। कौन कौन सा स्तर हैं? 1955 में पंचशील समझौते पर हमने साइन किया, पंचशील पर साइन किया हमने, लेकिन वो पंचशील ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाए। 1962 में युद्ध हो गया और बहुत बड़े इलाके पर उसने कब्जा कर लिया। 1988 में राजीव गांधी जी ने फिर से भारत और चीन के रिलेशन को पुनर्जीवित किया। 2000 के दौर में हमारे संबंध और भी अच्छे हुए। चीन की इकॉनमी इस समय बूम कर रही थी, बहुत तेज़ी गति से बढ़ रही थी। लेकिन 2017 में डोकलाम का विवाद होता है। फिर 2020 में गलवान में हिंसा होती है, जिससे 20 भारतीय सैनिक और उससे अधिक चीनी सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन इन्होंने छुपा लिया, आज तक बताया नहीं है। वर्तमान स्थिति क्या है? आर्थिक संबंध हमारे काफ़ी अच्छे हैं। ये सारा आंकड़ा मैंने पढ़ाया हुआ ऑलरेडी, इसलिए मैं इसको स्किप करता हूँ। कूटनीतिक संबंध अक्टूबर 2024 में कजान में बैठक हुआ है। उसके अलावा G20 मंच पर हमारी बातचीत होती है। G20 है, कजान है, SCO है, G20 है, ब्रिक्स है, SCO है। ये सब ऐसे मंच है जहाँ पर हम लोग बातचीत रेगुलर करते हैं, अलग अलग मुद्दों पर राजनीतिक और कूटनीतिक सहयोग को साझा करते हैं। सुरक्षा सहयोग, दोनों देश SCO और आतंकवाद विरोधी अभ्यास भी करते हैं। हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास 2019 के बाद से रुका हुआ है, उससे पहले हम हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास भी आपस में करते हैं। सांस्कृतिक और जनसंपर्क बहुत अच्छा है हम दोनों के बीच में। बौद्ध सर्किट, भारतीय योग के ज्ञान में लोकप्रियता, ये सब चीज़ें चीन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित रही। तो कल्चरल रिलेशन आज का नहीं है, बहुत पहले से है। सम्राट अशोक के ज़माने में बुद्ध धर्म से जुड़े हुए धर्म प्रचारक वहाँ पर गए थे, और वर्तमान में भी भारत में भी और चीन में भारत की मूवियाँ बहुत पसंद की जाती हैं। भारत में भी चीन की पिक्चर्स बहुत पसंद किए जाते हैं, मूवी बहुत पसंद की जाती है, भोजन भी पसंद किए जाते हैं, चाइनीज़ फूड। हालांकि असली चाइनीज़ फूड ये नहीं होता, चाइनीज़ लोग वेज नहीं खाते इतना ज़्यादा। वर्तमान चुनौतियां क्या हैं? तो भारत चीन संबंध कई जटिल चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। मैंने आपको वर्तमान संबंध शॉर्ट में बताया है। अब मैं आपको चुनौती बताऊंगा, उसके पश्चात मैं आपको समाधान बताऊंगा। यकीन मानिए 99% जो IR में सवाल आते हैं ना, वो इन्हीं 3 डायमेंशन से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सटीक अध्ययन करना चाहिए, सटीक रिवीजन करना चाहिए आपको। अंत में सीमा विवाद और सैन्य तनाव, क्या आपको नहीं पता था कि हमारे बीच में सबसे बड़ी चुनौती है? रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, रिवीजन कर रहे हैं, कोई पहली बार अध्ययन नहीं कर, रिवीजन कर रहे हैं। LAC, अक्साई चीन, डेप्सांग, डोमचेक, गलवान जैसे क्षेत्रों में विवाद है। गलवान में हिंसा हुआ है। यांगसे 2022 में हिंसक झड़प हुआ है। 2024 तक डेप्सांग और डोमचेक में गतिरोध पूरी तरह हल नहीं हो पाया है। विश्वास की कमी, हम ट्रस्ट नहीं करते चीन पर, चीन भी हम पर ट्रस्ट नहीं करता है। सैन्य खर्च वृद्धि, कूटनीतिक तनाव हम दोनों के देश के बीच में बहुत ज़्यादा हो गया है। चीन का क्षेत्रीय प्रभुत्व, चीन जैसे BRI, CPEC और CMEC, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके अलावा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसके द्वारा हमें घेरने का प्रयास कर रहा है, तो हमने भी उसको घेरने का इंतजाम कर दिया है। किसी दिन मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। जैसे चीन है तो हमने मंगोलिया के साथ संबंधों को बनाया है, यहाँ पर भी एक देश है उसके साथ बनाया है। अगर उसने हमें पाकिस्तान में यहाँ पर घेरा है तो उसके ठीक ऊपर तजाकिस्तान में हमने उसको घेरा है। उसके अलावा सेशेल्स में हमने बनाया है। सेशेल्स के अलावा सेशेल्स के अलावा जो मॉरिशस में हमने द्वीप पर निर्माण किया है सैन्य बेस का, और अपना निकोबार आइलैंड तो है ही। सिंगापुर के साथ भी हमारे अच्छे संबंध है। तो उसके जो भारत को घेरने की रणनीति है ना, रिंग ऑफ पल्स की नीति, ऐसे ही है शायद, उसके बाहर हमने अपना घेरा बनाया है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? यही तो चैलेंज है कि हम दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं। ठीक है, और ये सबसे बड़ा चैलेंज है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, दक्षिण एशिया में प्रभाव, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव भारत के नेबर फर्स्ट चुनौती देती है। नेबर फर्स्ट की नीति कल मैंने पढ़ाया, उसको चुनौती देती है। भारत के जितने पड़ोसी देश हैं उनके सबके साथ वो अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करके अपने संबंधों का विस्तार करना चाहता है और हमारे संबंधों को कमज़ोर करना चाहता है, जिसका उदाहरण है मालदीव, जिसका उदाहरण है श्रीलंका, जिसका उदाहरण है नेपाल। CPEC जो POK से होकर गुजरता है, हमारी संप्रभुता को उल्लंघन करता है, सॉवरेनिटी का उल्लंघन करता है। आर्थिक निर्भरता और व्यापार असंतुलन, हमारा व्यापार घाटा बहुत ज़्यादा है चीन के साथ, बहुत ज़्यादा व्यापार घाटा है। हमारे यहाँ पर बेचता तो बहुत कुछ है लेकिन हमसे खरीदता बहुत कम है। साइबर और प्रौद्योगिकी खतरे, चीनी साइबर हमले, प्रौद्योगिकी जासूसी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। 2020 मुंबई पावर ग्रिड पर चीनी साइबर हमला, 5G में हुआवे पर प्रतिबंध, ये सारा का सारा यही चैलेंज दिखाता है। 2020 में मुंबई के पावर ग्रिड पर हमला हुआ,
साइबर अटैक हुआ, मुंबई का पावर ग्रिड ठप कर दिया गया, मुंबई का लोकल ट्रेन तक बंद हो गया था उस दिन। आप इमेजिन कीजिए युद्ध के कंडीशन में फिर क्या होगा। वैश्विक क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा, भारत और चीन वैश्विक मंचों पर नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। भारत की क्वाड और इंडो पैसिफिक रणनीति को चीन अपने खिलाफ मानता है और वो इसको अपने खिलाफ मानता है, हमेशा से इसकी आलोचना करते आया है। भारत विरोधी धारणा और प्रचार, चीन की सरकारी मीडिया सोशल प्लेटफॉर्म पर भारत विरोधी प्रचार जो है वो काफ़ी बढ़ा है, विशेष रूप से 2020 के गलवान हिंसा के पश्चात से। चीनी मीडिया ने भारत को अक्सर अमेरिका का पिछला गू करार दिया है। जनसंपर्क कमजोर और सांस्कृतिक दूरी कहीं न कहीं बढ़ी है। क्या करना चाहिए हमें, समाधान क्या क्या करना चाहिए? सीमा पर शांति और ट्रस्ट का हमें फिर से निर्माण करना पड़ेगा। ट्रस्ट बिल्डिंग, जिसको क्या कहा जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर को तेज करना होगा। आर्थिक आत्मनिर्भरता, भारत को अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे हम चीन के साथ व्यापार घाटा को कम कर सकें, हम अपना मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। क्षेत्रीय प्रभाव को मजबूत करना, भारत को बीमस्टेक, IOR, क्वाड, ये सब ऐसे संगठन हैं, सार्क को पुनर्जीवित करना होगा, जिसके द्वारा हम चीनी प्रभुत्व को काउंटर कर सकते हैं। और बायलैटरल रिलेशन को हमें अच्छा करना पड़ेगा, जिससे नेपाल में, बांग्लादेश में, भूटान में, म्यांमार में और श्रीलंका में, मालदीव में, हम सभी जगहों पर अपना रिलेशन अच्छा कर सकें। नेक्स्ट है साइबर सुरक्षा और साइबर सुरक्षा। हमें अपने साइबर क्षेत्र को और भी ज़्यादा सुरक्षित बनाना पड़ेगा, ताकि वो हम पर साइबर वॉरफेयर का उपयोग न कर सकें। वैश्विक मंचों पर सहयोग स्थापित कर सकते हैं हम लोग, जैसे ब्रिक्स, SCO, G20, ये ऐसे मंच हैं, UN, ये ऐसे मंच हैं जहां पर हम वार्तालाप करके अपने बीच में जो चुनौतियां मौजूद है उसका समाधान कर सकते हैं। भारत का ISA, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ऐसे जो अलायंस हैं, इसके जरिए हम भारत और चीन के बीच में बातचीत के लिए मंच तैयार कर सकते हैं और बातचीत भी कर सकते हैं। सॉफ्ट पावर कूटनीति को बढ़ावा दे सकते हैं, जैसे बुद्ध सर्किट, योग, आयुर्वेद को चीन में बढ़ावा देना, चीनी छात्र और पर्यटकों के लिए वीज़ा नियमों को सरल बनाना, ताकि वो भारत आएँ और जुड़ाव महसूस हो सके, न कि दूर दूर रहें। एक और चीज़ है जहाँ पर हम मिलकर काम कर सकते हैं, वो है जलवायु परिवर्तन, क्योंकि दोनों ही देश मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस के सबसे बड़े उत्सर्जक हैं दुनिया में। अगर हम दोनों देश इस क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे तो हमारे सहयोग जो हैं और भी ज़्यादा अच्छे होंगे। भारत और चीन का भी मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। अब इसके आगे का वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज इतना ही रखिए, और नेक्स्ट वीडियो में साइंस एंड टेक या इकोनॉमिक्स के भी कुछ टॉपिक को ऐड करूँगा। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।